इसकी सेवा करने का अवसर प्रदान कर सकता है, इसलिए मैंने यूपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी की। आपके पिताजी बलिया के रहने वाले हैं? ये मेरा दूसरा इंटरव्यू था। 24 घंटे अगर आप एक दिन की बात करोगे तो मुश्किल है, लेकिन अगर आप पूरे साल 24 घंटे में कम से कम 8-10 घंटे रोज दे रहे हो तो बहुत है यूपीएससी के लिए। मैंने यूपीएससी में देखा कि जो लोग सच में आपके साथ हैं वो आपके साथ अंत तक रहते हैं। इस तैयारी के बाद कई लोगों का यह भी ताना मिला होगा कि काश वो जॉब कर लेता है, यूपीएससी की तैयारी करने में समय खराब कर रहा है। तो इन सब चीज़ों को आपने कैसे फेस किया? रात के 3 बजे तक पढ़ता था और सुबह में 10-11 बजे उठता था। गाइडलाइन जरूरी है, लेकिन गुरु आपको रास्ता दिखा सकता है, चलना तो आपको ही है। पहला तो अगर आपको भरोसा है आप कर सकते हो तो जरूर कीजिए। दूसरा है कि आप हमेशा प्लान भी रखिए। लगता है कि लाइब्रेरी करके आपको प्रोडक्टिव रिजल्ट मिल रहा है तो बिल्कुल कीजिए। आप 5 अटेम्प्ट में यहाँ तक पहुँचे, तो चौथे अटेम्प्ट में आप इंटरव्यू तक गए थे, ये 5वां अटेम्प्ट में आपका सिलेक्शन हुआ। नमस्कार, मैं सत्यवीर शेखर, आप देख रहे हैं द भारत युग। हमारे देश में यूपीएससी का परीक्षा सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। 2024 में करीब 10 लाख लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया, 1009 लोगों का सिलेक्शन हुआ। हमारे सामने यूपीएससी के 101 रैंक विष्णुवर्धन जी बैठे हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको यह प्रेरणा कहाँ से मिला? बचपन से पिताजी का ख्वाहिश था कि वो भी अपने समय में यूपीएससी की तैयारी करें, जो वो कर नहीं पाए। तो मैंने कुछ समय मर्चेंट नेवी में गुजारा, उसके बाद लगा कि यूपीएससी मेरे लिए ज़्यादा एक देश की सेवा करने का अवसर प्रदान कर सकता है, इसलिए मैंने यूपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी की। आप किस क्षेत्र से आते हैं? मेरा जन्म पटना बिहार से है, पर मेरे पिताजी बलिया यूपी से आते हैं। अच्छा। हम्म। आपके पिताजी बलिया के रहने वाले हैं और आपका पटना जन्म हुआ। अपने परिवार के बारे में थोड़ा-सा बताइए। अ, मेरे पिताजी रेलवे मेल सर्विस से रिटायर्ड हैं। हमारा पूरा परिवार पटना में ही रहता है। मेरी 5 बहनें हैं। यूपीएससी इतना कठिन है, फिर आप इसकी तैयारी कैसे किए? अब कठिन है लेकिन मेहनत से हो गया। बस ये भरोसा था खुद पे कि मैं कर सकता हूँ, और मुझे पता था कि मुझसे मेहनत हो पाएगा, जिस कारण इतने साल तक मैं लगा रहा और जिसका फल मुझे मिला फाइनली। आप यूपीएससी की तैयारी कब से कर रहे हैं? सितंबर 2019 से यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा। 19, 20, 21, 22, 23, 24 5 साल, यह सिलेक्शन आपको 5 साल के बाद मिला। हाँ, 5 साल। ये मेरा दूसरा इंटरव्यू था। 24 घंटे सभी के पास होते हैं, आपके भी पास थे। फिर इस 24 घंटा को आपने कहाँ इस्तेमाल किया कि आप यहाँ पहुँच गए? यूपीएससी में ये मायने रखता है कि आप जो मेहनत कर रहे हो वो हर रोज कर रहे हो, बस एक दिन नहीं कर रहे हो। तो 24 घंटे अगर आप एक दिन की बात करोगे तो मुश्किल है, लेकिन अगर आप पूरे साल 24 घंटे में कम से कम 8-10 घंटे रोज दे रहे हो तो बहुत है यूपीएससी के लिए। मेरा भी अप्रोच यही था कि हर हफ्ते में कम से कम हर दिन 8-9 घंटे दे दिए जाए यूपीएससी को तैयारी में। तो इस कारण 5 साल में मेरा हो गया। तो जो युवा हर रोज बोलते हैं कि अखबार पढ़ना पड़ता है यूपीएससी के लिए, कौन-सा न्यूज़पेपर बहुत महत्वपूर्ण है यूपीएससी के लिए? न्यूज़पेपर कोई भी हो, लेकिन मेरे नज़र में न्यूज़पेपर यूपीएससी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि न्यूज़पेपर आपको बहुत सारी चीज़ों का रिवीजन कराते रहता है, और न्यूज़ में क्या हो रहा है आपकी नज़र उन पे रहती है। तो आपकी सोचने की क्षमता को न्यूज़पेपर बढ़ाते जाता है, जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ है सिविल सर्विसेज की तैयारी में। तैयारी के समय बहुत लोगों का साथ छूट जाता है, कुछ मित्र होते हैं, कुछ रिश्तेदार होते हैं, तो इस चीज़ को आपने कैसे फेस किया? मैंने यूपीएससी में देखा कि जो लोग सच में आपके साथ हैं वो आपके साथ अंत तक रहते हैं। तो ये एक तरीके से परीक्षा होता है, ना ही आपका बस कि उन लोगों का भी जो आपका ज़िंदगी में कब तक साथ देंगे। जब सफलता नहीं मिलती है, तो लोग बार-बार ताने मारते हैं। आप हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन करने के बाद मर्चेंट नेवी में जॉब भी किया और उसके बाद आप शिप पर भी गए। 6 महीना जॉब करके वापस आए और फिर यूपीएससी की तैयारी में लग गए। इस तैयारी के बाद कई लोगों का यह भी ताना मिला होगा कि काश वो जॉब कर लेता है, यूपीएससी की तैयारी करने में समय खराब कर रहा है। तो इन सब चीज़ों को आपने कैसे फेस किया? मैं कभी उन लोगों के बारे में नहीं सोचता हूँ। मेरा बस गोल था कि मुझे पता है मुझे क्या करना है। बाकी क्या बोल रहे हैं, वो तो बोलेंगे भी। आप अच्छा भी करोगे तो बोलेंगे, बुरा भी करोगे तो बोलेंगे। वो आप मानते हैं कि वो संघर्ष वाला टाइम होता है, तो उस संघर्ष में खुद के ऊपर काम करके अपने आप को प्रूफ करना बहुत बड़ी बात होती है। अब ये सब बड़ी चीज़ है, बस
मेरा हमेशा रहा है कि मेरे सामने क्या है, उस पे करने में ज़्यादा मेरा फ़ोकस रहा है। अब आपका रिजल्ट में नाम दिखा 5वें अटेम्प्ट में, आपको कैसा महसूस हुआ? सबसे पहले तो लगा कि घरवालों को बताना चाहिए अच्छा। और बाकी खुशी भी हुई थोड़ी-सी, वो घरवालों को बताया उसके बाद। अब पढ़ने का जो रूटीन था हर रोज़ कैसा था? मेरा पढ़ने का रूटीन उल्लू की तरह था। मैं रात के 3 बजे तक पढ़ता था और सुबह में 10-11 बजे उठता था। तो अच्छा। बहुत ही अपोज़िट रहा है मेरा पढ़ने का रूटीन। फिर एक बार 3 साढ़े 3 में आधा घंटे का नींद भी लेता था ताकि फ्रेश रहूँ। तो ऐसा मेरा पढ़ाई का रूटीन था। कई लोग बोलते हैं कि लगातार पढ़ते रहने से सलेक्शन हो जाएगा, तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? केवल पढ़ने से या उस चीज़ को पढ़ने के साथ समझना भी बहुत ज़रूरी होता है परिणाम घोषित करने के लिए? अब सिविल सर्विसेज़ में स्टेप बाय स्टेप आपको अपना पढ़ाई का तरीका बढ़ाना है। पहले तो रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद समझना ज़रूरी है, फिर उसको अप्लाई करना ज़रूरी है। अगर आप बस पढ़ने पे फ़ोकस कीजिएगा, रटने पे फ़ोकस कीजिएगा तो यूपीएससी में समय बहुत कम है, आप नहीं याद कर पाइएगा। आपको समझना बहुत ज़रूरी है। आप जो समझिएगा वही वहाँ पे लिख के आइएगा। तो मेरे हिसाब से समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है यूपीएससी में। कई लोग कहते हैं पढ़ने वाले कहीं भी पढ़ सकते हैं, लेकिन समय बदल चुका है। आप इस चीज़ को कैसे देख सकते हैं कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता? आजकल कई कोचिंग संस्थाएँ हैं, पढ़ना ज़रूरी है और साथ ही पढ़ने के साथ गाइडलाइन भी ज़रूरी है। तो इस पे क्या कहेंगे जब कुछ लोग कहते हैं पढ़ने वाले कहीं भी पढ़ सकते हैं, गाइडलाइन कितना ज़रूरी है जीवन में? नहीं, गाइडलाइन ज़रूरी है लेकिन गुरु आपको रास्ता दिखा सकता है, चलना तो आपको ही है और कहाँ तक आप चलिएगा आपके खुद के कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है। मैंने भी बहुत मदद ली लेकिन मेरे इतने सारे अटेम्प्ट हुए मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि खुद से करने पे ज़्यादा निश्चित रिज़ल्ट मिल सकता है। तो मेरा फ़ोकस खुद के मेहनत पे ज़्यादा रहा है। कुछ युवा लगातार प्रयास कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, फिर भी कई बार उनको असफलताओं का सामना करना पड़ रहा है। उन युवाओं को आप क्या प्रेरणा देंगे? पहला तो अगर आपको भरोसा है आप कर सकते हो तो ज़रूर कीजिए। दूसरा है कि आप हमेशा प्लान बी रखिए। मेरे पास ये प्लान बी था क्योंकि बहुत ज़रूरी है वो होना। हुँ, क्योंकि यूपीएससी कहीं न कहीं किस्मत का भी खेल हो जाता है। हुँ। तो इसलिए आपको अगर प्लान बी है तो अच्छी बात है। आप हर चीज़ दाँव पे मत लगाइए इस परीक्षा के लिए, मेरा यही कहना है। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अपना हर चीज़ दाँव पर मत लगाइए और साथ में प्लान बी रखना बहुत ज़रूरी है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। अगर एक तरफ से असफलता मिलती है और घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, तो प्लान बी रहेगा तो आप जीवन में कुछ कर पाएँगे और घर की आर्थिक स्थितियों को समझकर उसको आगे बढ़ाएँगे। नहीं, क्या है कि जैसे मान लीजिए अगर यूपीएससी कोई भी परीक्षा अगर कोई भी आप प्रतियोगी अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं हुआ तो आप ही बर्बाद नहीं होगे, आपके घर वाले भी आपके साथ-साथ उस चीज़ को झेलेंगे। तो इस कारण प्लान बी होना बहुत ज़रूरी है। आजकल युवा काफ़ी सोशल नेटवर्क पे समय दे रहे हैं। पढ़ाई से उनका लगाव कम होते जा रहा है। उन युवाओं के घर के लोगों का काफ़ी उम्मीद होता है कि मेरा बेटा या बेटी कोई भी कुछ करे, उन युवाओं को क्या कहेंगे? सोशल मीडिया से दूर रहें। मेरा उतना सोशल मीडिया कभी यूज़ करना हुआ नहीं है, तो मैंने कभी यूज़ किया भी नहीं उतना, तो बस यही बोलूँगा कि सोशल मीडिया जितना हो सके यूज़ करें, दोस्तों के साथ कनेक्ट करने के लिए, लेकिन ज़्यादा डिपेंडेंस ना हो उस पे। क्योंकि वो आपका जो अटेंशन स्पैन है उसको बहुत कम करते जाता है। आप बहुत इम्पल्सिव होने लगते हैं, इरेशनल होने लगते हैं। तो ज़्यादा उसको लाइफ़ पे हावी ना होने दें सोशल मीडिया को। आजकल हर क्षेत्र में लाइब्रेरी बढ़ता जा रहा है। अब पहले था कि शहरों में होता था, अब वर्तमान में गाँव में कई लाइब्रेरियाँ खुल रही है। तो इसको कैसा माध्यम देखते हैं युवाओं के लिए कि लाइब्रेरी जॉइन करके क्या हासिल कर सकते हैं वर्तमान में? देखिए, ये सब एक रास्ता है आपको मंज़िल पे पहुँचाने के लिए। अगर आपको लगता है कि लाइब्रेरी करके आपको प्रोडक्टिव रिज़ल्ट मिल रहा है, तो बिल्कुल कीजिए। लेकिन अगर आपका इसमें समय ज़्यादा जा रहा है और आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो आप सोचिए एक बार। कई बार क्या होता है कि एक जगह जब एक विचार के लोग मिलते हैं, तो एक-दूसरे की मदद होती है। तो लाइब्रेरी ऐसा काम करता है। तो जिनको अगर लगे कि उसमें उनका मिल रहा है उनको फ़ायदा, तो वो ज़रूर लाइब्रेरी जॉइन करें। लाइब्रेरी जॉइन करने से डू नॉट डिस्टर्ब का जो सुविधा मिलता है वही उनके जीवन को और आगे ले जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि ये सब एक रास्ता है मंज़िल के लिए। ये नहीं कि मैं जब तक लाइब्रेरी नहीं करूँगा मेरा सिविल सर्विस नहीं निकलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कभी लाइब्रेरी नहीं किया। कुछ लोग होते हैं जैसे रह रहे हैं रूममेट के साथ तो फिर एक साथ नहीं पढ़ पाते, तो उनके लिए लाइब्रेरी ज़रूरी होता है। तो मैं बस यही कहूँगा कि ये नहीं कि इसको एकदम ज़रूरी समझिए कि ये जब तक नहीं करेंगे तब तक नहीं निकलेगा, ऐसा नहीं है। एक रास्ता है मंज़िल पाने के लिए, तो जिसको जैसी सुविधा हो वो कर सकता है। हुँ। जो युवा हार चुके हैं प्रतियोगी परीक्षा को देते-देते अब काफ़ी परेशान हैं, उन युवाओं के लिए क्या कहेंगे? हार बस दिमाग में होता है, हार कभी
असली में नहीं होता, हार आपके दिमाग में है। आप जब तक इस बात पे भरोसा करो कि मैं हार गया, तब तक आप हार जाओगे। हारना कभी नहीं है, मानना भी नहीं कभी मैं हार गया हूँ। जब तक जिंदगी है तब तक आदमी जीतते जाता है, हारना कभी नहीं। आप 5 अटेम्प्ट में यहाँ तक पहुँचे, तो चौथे अटेम्प्ट में आप इंटरव्यू तक गए थे, ये 5वां अटेम्प्ट में आपका सिलेक्शन हुआ। मैं तीसरे अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक गया था, चौथे में मुझे लगा कि मेरा हो जाएगा, तो मैंने प्रीलिम्स की तैयारी नहीं की, तो मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ। फिर 5वें में मेरे को लगा कि कुछ गलतियां थी, उसको सुधारने के बाद मेरे को इंटरव्यू में मार्क्स मिला। तो ये मेरा जर्नी था 5 अटेम्प्ट का। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।